अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का परिवार मुंबई में बांद्रा उनके घर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर पहले उनके पिता और परिवार के दूसरे लोग बांद्रा के उनके घर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ कूपर अस्पताल से थोड़ी देर में सुशांत सिंह राजपूत का शव विले पार्ले के शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहां शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। सुशांत का अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट में किया जाएगा। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत का परिवार मुंबई उनके घर पहुंच गया है। उनकी दोनों बहनों के साथ ही उनके पिता और उनके चचेरे भाई भी पटना से मुंबई आ गए हैं। शाम 7 बजे विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट पर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होगा। कल सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जब से खबर आई है, तब से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अभिषेक पांडे मौजूद हैं, उनके साथ ही विवेक गुप्ता हैं और हमारी संवाददाता ज्योत्सना भी हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूरा परिवार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद है और अब पूरी तैयारियां की जा रही हैं अभिषेक, नम आंखों से सुशांत सिंह राजपूत को विदाई देने की। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत को नम आंखों से विदाई देने की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम संस्कार के लिए कुछ देर के लिए यहाँ पे लाया जाएगा। उसके बाद यहीं पे परिवार वाले पहुँचेंगे। ये विले पार्ले का पवन हंस स्मशान भूमि है और यहीं पर लाया जाएगा उनके डेड बॉडी को और यहाँ किया जाएगा अंतिम संस्कार। और इसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। पुलिस वाले आपको दिखाई पड़ रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो इससे जुड़ा नहीं है वो वहाँ पर ना जा पाए। परिवार के लोग के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अंदर ना जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है। इस समय कोरोना के समय में इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। बारिश का समय है और उसके बावजूद भी धीरे धीरे पुलिस वालों के जमावड़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि कई लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। परिवार वाले पहले ही मुंबई पहुँच गए हैं और कुछ देर में सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद यहीं पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेहा जी, अभिषेक, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, कुछ पता चल पा रहा है कि क्योंकि कोरोना का वक्त है इसीलिए कितने लोग, परिवार के कितने सदस्य इस अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे? देखिए, पुलिस की तरफ से करीब 50 लोगों के आसपास की परमिशन दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि परिवार से जुड़े लोग, क्लोज रिलेटिव्स अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग उनको रखनी होगी। और यही वजह है कि परिवार के लोग अस्पताल अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दोस्त पहुंचे वहां पर और उन्होंने अभी भी अस्पताल मौजूद हैं और वहां से डेड बॉडी लेकर के निकलेंगे। उसके बाद करीब यहाँ पर 3:30 से 3:45 बजे के आसपास यहाँ पर डेड बॉडी लाई जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पुलिस की कोशिश है कम से कम लोग पहुँचें और अमूमन इस समय जिस तरीके का समय चल रहा है कोरोना का, इसको देखते हुए लोग भी कम पहुँचेंगे। दूसरी तरफ बारिश भी हो रही है। मेरे हाथ में यहाँ छतरी आपको दिखाई पड़ रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बारिश के समय में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा भी ज़्यादा होता है। इसलिए अमूमन लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ना पहुँचकर बाद में परिवार वालों से मुलाकात की जाए, लेकिन पुलिस ने करीब 50 दुख की घड़ी है परिवार के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के कई फॉलोअर्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनकी जिंदगी को सुशांत सिंह राजपूत ने किसी न किसी तरह से छुआ है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती अस्पताल गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती लॉकडाउन के दौरान कुछ दिन पहले सुशांत का घर छोड़कर किसी दूसरे दोस्त के साथ शिफ्ट हो गई थी। इससे सुशांत कुछ तनाव में थे और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब से थोड़ी देर पहले की हैं। कूपर अस्पताल से बाहर निकलती हुई रिया चक्रवर्ती। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक मौजूद हैं। विवेक, रिया चक्रवर्ती की हम तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ रिया चक्रवर्ती से पुलिस पूछताछ करेगी और दूसरी तरफ रिया के चेहरे पर वो दुख, वो तनाव इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, जब अपने बेहद करीबी दोस्त को, उनके पार्थिव शरीर को आखिरी बार देखकर कूपर अस्पताल से बाहर निकल रही थी रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल नेहा, आपने देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो पुलिस जानकारी दे रही है कि कुछ दिन तक दोनों रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत साथ रहते थे और
दोनों अच्छे दोस्त भी थे, कई जगह पर दोनों को साथ भी देखा गया था और यही वजह थी कि जो दोनों के अफेयर की बातें भी बॉलीवुड और हर एक जगह चर्चा होती थी। अब सुशांत सिंह राजपूत जब उन्होंने खुदकुशी कर ली है तो उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए खुद जो रिया चक्रवर्ती है और उनके जो बाकी जो क्लोज फ्रेंड है वो खुद वहाँ पर मुंबई के अंधेरी स्थित कूपर अस्पताल गए थे और उन्हें बॉडी को भी देखी और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अस्पताल के पास सीधे जो पवन हंस शमशान भूमि है वहाँ पर भी पहुँचेंगी और उनका जो पूरा परिवार है, सुशांत सिंह के जो पिता हैं और जो बहनें हैं वो भी मुंबई पूरी तरह पहुँच चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले वो लोग मुंबई के कूपर अस्पताल जाएंगे, वहाँ पे कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरी करेंगे और उसके बाद कूपर अस्पताल से सीधे सुशांत की जो डेड बॉडी है वो विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में जाएगी। वहीं पर ही पूरा दाह संस्कार का जो क्रिमेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होगी। जी, और इस बीच हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की कुछ महीने पहले फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर से बहस हो गई थी। आरोप है कि प्रोड्यूसर से विवाद के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ सौतेला बर्ताव हो रहा था। आरोप तो ये भी है कि बड़े प्रोड्यूसर के नाराज होने की वजह से ही सुशांत को कई बड़ी फिल्मों से भी बाहर कर दिया गया था। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता ज्योत्सना मौजूद हैं। ज्योत्सना, ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिछले कुछ महीने या पिछला कुछ वक्त कैसा बीता उसको लेकर हम कह सकते हैं कि एक तरह का रेवलेशन है कि वो अपने करियर को लेकर के भी परेशान थे, क्योंकि एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ तनातनी के चलते कुछ अहम प्रोजेक्ट से उनको बाहर भी किया गया था। बिल्कुल नेहा, सूत्रों से खबर मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर को लेकर हमेशा हमने देखा कि शुरुआत से ही वो अपने करियर को लेकर बहुत फोकस रहते थे, बहुत मेहनती थे वो, और इसी मेहनत के बलबूते पर वो इस मुकाम तक पहुंच पाए थे, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक पहुंच पाए थे। ऐसे में किसी बड़े फिल्म प्रोड्यूसर के साथ उनका इस तरह से तनाव होना, झगड़ा होना, ये अपने आप में एक उनके लिए भी बड़ी टेंशन वाली बात थी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा कि अच्छे रिलेशंस बनाना कितना ज़रूरी होता है, और ऐसे में किसी बड़ी हस्ती के साथ अगर आपके अच्छे संबंध नहीं बन रहे तो ऐसे में आपको कई सारी फिल्मों से या आपकी आवाज़ बहुत सही तरह से हम तक नहीं पहुंच रही। आपकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद कई फिल्म जगत के कई जाने माने लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसी क्रम में फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेखर कपूर ने ट्वीट किया है और लिखा है, मुझे पता है जिस दर्द से तुम गुजरे हो, मुझे पता है कि जिस तरह से लोगों ने तुम्हें बुरी तरह से नीचा दिखाया, मुझे लगता है कि मुझे पिछले 6 महीने में तुम्हारे आसपास होना चाहिए था। काश तुमने मुझे पुकारा होता। जो तुम्हारे साथ हुआ वो उनका कर्म था, तुम्हारा नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत के इस खुदकुशी मामले से जुड़ी जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी उस सब को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बीच टेम्पररी अस्पताल बनाए जाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने बारात घर, होटल और धर्मशालाओं को टेम्पररी कोरोना अस्पताल बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक बारात घर को टेम्पररी अस्पताल में बदला जा रहा है, जहां 250 से लेकर 300 बेड की क्षमता है। दिल्ली में लगातार कोविड मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ऐसे में कोविड हॉस्पिटल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैंक्वेट हॉल को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीरागढ़ी के एक बैंक्वेट हॉल में, जहां आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से बेड यहां पर तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि जो कोरोना के मरीज होंगे वो यहां पर एडमिट होंगे, उनका इलाज यहां पर कराया जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए किस तरह से बेड यहाँ पर रखा है, एक तकिया है और एक बेड है, यानी एक मरीज एक इस पूरे बेड पर रहेगा, उसका इलाज उस तरह से होगा। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी, देखिए अहम चीज ये है कि यहाँ एक सोशल डिस्टेंसिंग भी इन बेड के बीच में रखी गई है। और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं होंगी कोरोना मरीजों के लिए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख के करीब मरीज होंगे। हमें बताएंगे कुलदीप जी हैं जो कि यहाँ तहसीलदार हैं पंजाबी बाग इलाके के। सर इधर आ जाइए, ये बताइए कि ये जो यहाँ पर बैंक्वेट हॉल में कितनी कैपेसिटी है इसकी और क्या क्या अरेंजमेंट्स अभी किए गए हैं और स्टेटस क्या है, क्या ये तैयार है? ये जिला पश्चिम डिस्ट्रिक्ट में मैडम नेहा बंसल के नेतृत्व में 250 से 300 के आसपास जो है बेड की व्यवस्था की गई है। और हम यहाँ हर बैंक्वेट को एक होटल से अटैच कर रहे हैं, जैसे कि एक्शन बालाजी हॉस्पिटल को हमने 2 होटलों से अटैच किया है, एक सिग्नेचर होटल है और एक एसके प्रीमियम होटल है। और इसमें हम जैसे ही पेशेंट यहाँ आना शुरू करेंगे
जो यहाँ का स्टाफ है होटल का, उसको यहाँ के हाउस कीपिंग के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया है और डॉक्टरों की तरफ से भी यहाँ स्टाफ डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी दलों के नेताओं की बैठक में गृह मंत्री ने भरोसा जताया कि दिल्ली में 20 जून से हर रोज 18,000 टेस्ट कराने की क्षमता हो जाएगी। 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में दिल्ली में ज्यादा टेस्टिंग और कम दाम में टेस्टिंग पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल सभी दलों के नेताओं ने कोरोना के सस्ते इलाज की बात भी उठाई। गृह मंत्री के साथ हुई इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में कोरोना मरीजों के लिए ज्यादा वेंटिलेटर और बेड की जरूरत पर भी चर्चा हुई। माननीय गृह मंत्री साहब ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो टेस्टिंग को बढ़ाने का हो, उन्होंने कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 टेस्टिंग पर डे करने लगेंगे और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ट्रेसिंग होगी, घर घर जाकर उनकी मैपिंग होगी। हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह जी आप संसद। सर, बैठक में आप संतुष्ट हैं बैठक से? देखिए, बहुत सार्थक चर्चा हुई बैठक के अंदर और सबको मिलकर काम करना है, ऐसा गृह मंत्री जी की ओर से भी अपील की गई। जो तैयारियां थी उसको दिल्ली सरकार ने रखा। दिल्ली सरकार की ओर से हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि 15,000 टेस्टिंग पर मिलियन हो रहा है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे जो राज्य है वो 7400 पर मिलियन तमिलनाडु कर रहा है, उससे दोगुना से ज़्यादा हम हैं। टेस्टिंग और बढ़ाने की बात हुई, 18,000 पर डे की टेस्टिंग करने की बात हुई है 20 जून तक। इसके साथ साथ बेड्स बढ़ाने की बात हुई है। 2,000 बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बढ़ेंगे, 1900 बेड दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में बढ़ेंगे, 1,178 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़ेंगे, 4,000 बेड होटल्स में बढ़ेंगे, 8,000 बेड रेलवे कोचेज में बढ़ेंगे, 450 रुपए की कोई टेस्टिंग की नई किट आई है, किट नहीं सॉरी, वो उन्होंने कुछ एक नई विधि बताई है जिससे 450 रुपए में टेस्टिंग किसी व्यक्ति की हो जाएगी और 15 मिनट में उसको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में होंगी। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव क्या हम कह सकते हैं कि माहौल बनेगा अब राजनीतिक स्तर पर दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर? निश्चित रूप से एक पॉजिटिविटी इससे आनी चाहिए और आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई सर्वदलीय, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे। इस पर सवाल उठाया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने। सर, क्या आप इस बैठक से संतुष्ट हैं? संक्षिप्त में बताइए। देखिए, मेरा सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला। हमने सवाल पूछे कि देश के अंदर जो हालात हैं, जो परिस्थितियां गंभीर हो चुकी हैं, 3.5 लाख के करीब संक्रमित लोग हैं, 10,000 के करीब मौतें के आंकड़े टच कर चुके हैं। आज के आंकड़ों को हम सम्मिलित करेंगे। दिल्ली में भी वैसी परिस्थितियां हैं, 1100 के करीब मौत और तकरीबन 36,000 से ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति। इसका जिम्मेवार कौन? हमने कहा है कि क्या अमित शाह साहब आपका गृह मंत्रालय और आप जिम्मेवार नहीं है? क्या केजरीवाल साहब आप जिम्मेवार नहीं है? क्या देश का स्वास्थ्य मंत्री? सहमति किस चीज को लेकर बनी सर? देखिए, एक चीज तो है कि स्क्रीनिंग टेस्टिंग को लेकर के जो कांग्रेस लगातार बोल रही थी, राहुल जी ने भी बोला कि इस संक्रमण से आप तभी लड़ सकते हैं जब स्क्रीनिंग कर पाएंगे। स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होगा तो पता चलेगा संक्रमित कौन है, तब आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो आज ये माना है, एक लोगों के अंदर भय यदि है तो उस भय को भी खत्म किया जाएगा और स्क्रीनिंग के लेकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि 20 तारीख तक 18,000 का आंकड़ा हम करेंगे और आने वाले दिनों में आईसीएमआर ने कोई नई तकनीक को परमिशन दी है जिसके तहत हर व्यक्ति की जांच करने का आश्वासन कम से कम आज हमें मिला है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,224 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 41,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 56 कोरोना मरीजों की मौत के साथ दिल्ली में अब तक 1,327 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में अब तक 15,823 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दिल्ली में 24,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं।
इस बीच आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की सिफारिश की है। इसके बाद कोरोना की जांच 30 मिनट में ही हो जाएगी। आईसीएमआर के मुताबिक एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें कोरोना पॉजिटिव ही माना जाएगा और फिर उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की रिपोर्ट 30 मिनट में ही आ जाती है। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान लगातार भारी गोलीबारी कर रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का जवाब दे रही है। तो राजौरी में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? इस वक्त वहाँ किस तरह की स्थिति है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आज फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। जिला राजौरी का सुंदरबनी सेक्टर है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों में हैवी मशीन गन फायरिंग और मोर्टार शेलिंग की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रही है, लेकिन कल भी पूरा दिन अगर हम बात करें तो पुंछ और परसों भी पुंछ और राजौरी के कुछ इलाकों में लगातार फायरिंग हुई थी, लेकिन रात भर पूरा इलाका शांत था। लेकिन अब दोपहर को फिर पाकिस्तान की तरफ से सुंदरबनी सेक्टर में फायरिंग शुरू की गई है। जी शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी लापता हो गए हैं। दोनों कर्मचारी सरकारी काम से गाड़ी में सवार होकर भारतीय उच्चायोग से निकले थे, लेकिन जिस जगह उन्हें पहुंचना था वो वहां नहीं पहुंचे और रास्ते से ही लापता हो गए। दोनों कर्मचारियों से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन जब दोनों की कोई जानकारी नहीं मिली तो भारत ने पाकिस्तान के सामने इस पूरे मामले को उठाया। फिलहाल इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में चीन पर निशाना साधा। उन्होंने नेपाल और भारत के अच्छे रिश्तों का हवाला दिया और कहा कि धारचूला के मुद्दे पर कोई भी दोनों देशों के रिश्तों को बिगाड़ नहीं सकता। मैं जानता हूं कि हमारे यहां गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है जय महाकाली आयोरी गोरखाली। यह उसका उद्घोष है। अब आप बताइए, महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धारचूला के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल के साथ सीमा को लेकर भ्रम की स्थिति को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है। धारचूला लिपुलेख रोड बन जाने से मानसरोवर यात्रा अब 6 दिन कम समय में, पहले से 6 दिन से कम समय में पूरा करना यह संभव हो पाएगा। मैं समझता हूं कि मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी यह सुविधा मिली है। लेकिन बहनों भाइयों, 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के एक बयान पर सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने इस सवाल भारत चीन सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर दिए एक बयान पर उठाए। अधीर रंजन चौधरी ने सेना प्रमुख से सवाल पूछा कि सेना प्रमुख, आपके इस बयान का क्या मतलब है कि चीन के साथ बातचीत कामयाब रही, जबकि दोनों देशों के बीच बातचीत
पूर्वी लद्दाख के उस इलाके में हुई जहां चीन का कब्जा है। सेना प्रमुख आपका ये उत्साह डरावना है। और हम आपको बता दें कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चीन के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाने की सलाह दी है। हम आपको बता दें कि इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने सेना प्रमुख पर सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि आपके इस बयान का क्या मतलब है कि चीन के साथ जो बातचीत हुई वो काफी उत्साहजनक रही, वो कामयाब रही, जबकि दोनों देशों के बीच बातचीत पूर्वी लद्दाख के उस इलाके में हुई जहां चीन का कब्जा है। सेना प्रमुख आपका ये उत्साह डरावना है। चाइनीज आर्मी ने हिंदुस्तान की जो क्लेम एरिया है, हम जो एरिया दावा करते हैं 8 फिंगर तक, ये 4 से 8 फिंगर तक, ये जो 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन अभी कब्जा करके रखा है। ये मैं नहीं, हमारा डिफेंस एक्सपर्ट सब कहते हैं। और इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चीन के खिलाफ सख्त रणनीति अपनाने की सलाह दी है। इस समय भारत सरकार को और हमारे विदेश मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को चाइना को लेके एक मजबूत रणनीति अपनानी चाहिए। खबरें ये भी आई कि 60 स्क्वायर किलोमीटर तक उन्होंने कब्जा कर लिया है। इस समय एक बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से विदेश नीति का कैसे हम लोग पालन करेंगे कि जिससे परिस्थितियां सामान्य हों और जो हमारी ज़मीन जिस पे कब्जा करने की बात कही जा रही है वो भारत के कब्जे में फिर से आए। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन से सीमा विवाद पर हो रही दोनों देशों की बातचीत पर बयान दिया था। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks. It started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place. And we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में जो पैसे आए हैं, उन पैसों का इस्तेमाल सरकार ने अस्पतालों के लिए नए वेंटिलेटर खरीदने में किया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि लोगों ने जो रकम दान की है उसके एक हिस्से का इस्तेमाल 50,000 नए वेंटिलेटर खरीदने में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर की खेप मिलनी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक आजादी के 72 साल बाद अब तक भारत में सिर्फ 48,000 वेंटिलेटर हैं, लेकिन पीएम केयर्स फंड से एक ही बार में 50,000 नए वेंटिलेटर खरीदने का काम शुरू हुआ है। इससे देश की स्वास्थ्य सेवा को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के सरकारी और निजी अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर हैं, इस पर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने कुछ आंकड़े दिए हैं, जिनके मुताबिक भारत के अस्पतालों में फिलहाल 47,481 वेंटिलेटर हैं। इनमें निजी अस्पतालों में 29,631 वेंटिलेटर हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में 17,850 वेंटिलेटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में है, जिनकी संख्या 7,035 है, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 6,553 वेंटिलेटर हैं। वहीं अस्पतालों में 5,793 वेंटिलेटर के साथ तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ 986 वेंटिलेटर्स ही हैं।